नमस्कार दोस्तों, नागराज और तानाशाह के फाइनल पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक ऊपर दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना। पार्ट 3 समझने में मजा आएगा। हमको इसी सैन्य मुख्यालय पर आना था ध्रुव, क्योंकि जिस चीज के जरिए हिटलर मानव जात को गुलाम बनाना चाहता है वह इसी इमारत के नीचे है। इमारत लगभग नष्ट हो चुकी है और मुझे आभास हो रहा है कि जीवों के शरीर में हिटलर की आत्मा वहीं पर गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के ये टैंक और उन पर बना नाजी स्वास्थ्य का निशान देखकर तुम्हारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करें? वह हिटलर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वह इमारत के अंदर है। मैं इमारत में जा रहा हूँ, क्योंकि जीवो हिटलर को तुरंत रोकना होगा। तुम इन टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचो, ताकि इनके हमले से मारिया के शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। ओह, हिटलर ने भी शायद बेहाथ के साथी आतंकवादियों की मदद इसलिए ली है ताकि उसके इस इमारत में घुसने से पहले अधिकतर सैनिक मारे जाएं और वे जीवों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये हिटलर भी कमाल का आदमी था। न जाने कहां कहां इसने अपने शस्त्रास्त्रों को छुपा कर रखा था। ध्रुव की हरकत ने टैंक के अंदर बैठे गुरिल्ला सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कोई भाग रहा है कमांडर? देखने से सैनिक तो नहीं लगता, पर है हट्टा कट्टा। यहाँ पर सैनिकों के अलावा और कौन होगा? जरूर यह मदद लेने जा रहा है। टैंकों को इसके पीछे ले चलो। इमारत को नष्ट करने का काम पूरा हो ही चुका है। ध्रुव टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गया था और थोड़ी ही देर में वह टैंकों को इमारत से थोड़ी दूरी पर खींच लाया था। लेकिन किसी अजनबी इलाके में लड़ने का कुछ नुकसान तो होता ही है, और ध्रुव के साथ भी यही होने जा रहा था। ओह, आगे तो चट्टानी पहाड़ी से रास्ता बंद है। मैं आगे भाग नहीं सकता। अब मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन टैंकों के गोलों पर कोई मुकाबला कैसे कर सकता है? एक अकेली जान 3 टैंकों का सामना कर रही थी, और वहां से दूर एक दूसरी जान जाने वाली थी। ये दो तरफ से मुझ पर वार कर रहे हैं। वैसे तो ये है मामूली गुंडे, लेकिन मेरी इस कमजोर हालत में ये मुझ पर हावी हो रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर सर्प द्विगुणित होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको एक निश्चित संख्या में आने तक समय लगेगा, और तब तक मैं इनको शायद रोक नहीं पाऊंगा। मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मदद कहाँ से मिलेगी? पुलिस को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। तब तक धम्म से उसने एक को तो मुक्का मारा। नागराज जिस मदद की तलाश में था, वह बेहोशी से होश के आलम में आ रही थी। अरे, यह मैं कहाँ? ओह, याद आ गया। मेरी याददाश्त वापस आ गई है। और कमाल की बात तो यह है कि याददाश्त होने के बाद जो कुछ भी हुआ वह भी मुझे याद है। नागराज नागराज कहाँ गया? बाकी सभी बेहोश हैं। हवा में जलने की महक है और पानी की एक मोटी चादर पिघल कर नीचे गिर रही है। यानी बम फोड़ दिया गया है और नागराज नीचे की तरफ गया है। पानी के साथ साथ मुझे भी नीचे की तरफ जाकर नागराज की तलाशी करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। वरना डॉक्टरों के अनुसार तो मुझे महीनों पहले मर जाना चाहिए था। नागराज यह नहीं जानता होगा कि प्यूमा और ब्लैक कैट एक ही शख्सियत के 2 रूप हैं। वही ब्लैक कैट यानी ऋचा, जो नागराज की विश्व फुंकार भारतीय कम्युनिकेशंस के कंट्रोल सेंटर के बाहर खाकर बेहोश हो गई थी। मेरी याददाश्त उसी वार के कारण ही चली गई होगी। लेकिन नागराज की उसी फुंकार का वार खाकर मेरी याददाश्त वापस आ गई है, और मैं अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी जिंदा रही। यह भी अवश्य विष फुंकार के कारण ही हुआ होगा। मुझे इसके लिए नागराज का धन्यवाद अदा करना चाहिए। नागराज को धन्यवाद की नहीं, बल्कि मदद की जरूरत थी। मेरे शरीर में धीरे धीरे शक्ति वापस आ रही है, यानी सूर्य शब्दों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या पूरी शक्ति वापस आने तक मैं जिंदा रहूंगा? नागराज को इस सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह परिस्थिति आई ही नहीं। अरे, यह पुमा अपने ही आदमी को क्यों मार रही है? खैर, फिलहाल तो यह मेरी मदद ही कर रही है, और इस गुंडे से मैं अब आराम से निपट भी सकता हूँ। जो बचा खुचा उसको उसने लात मार दी आग से। प्यूमा यानी ऋचा की मदद और अपने शरीर में फिर से होती शक्ति के संचार के कारण नागराज को दोनों आतंकवादियों को चित करने में वक्त नहीं लगा। मेरे शरीर के घाव भर रहे हैं, यानी मेरे शरीर के सर्प फिर से अपनी सामान्य मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया प्यूमा कि तुमने अपने ही साथियों को मारकर मेरी मदद क्यों की? ये मेरे साथी नहीं है नागराज। यह तो मेरी याददाश्त चली जाने के कारण मेरे साथी बन गए थे। अब मुझे याद आ गया है वास्तव में कौन हूँ। मैं ब्लैक कैट हूँ नागराज, जिससे तुम्हारी मुठभेड़ भारतीय कम्युनिकेशंस के कंट्रोल सेंटर स्टेशन पर हुई थी। तुम्हारी विष फुंकार के कारण मेरी याददाश्त चली गई थी, और जब मैं पहाड़ी में भटक रही थी तो एक बूढ़े पहाड़ी ने मुझे सहारा दिया। वह मेरी कलाबाजी के करिश्मे दिखाकर रोजी रोटी कमाता था, लेकिन वह लालची निकला। उसने मुझे आतंकवादियों के हाथ बेच दिया। लेकिन जब तुमने इस बार फिर मुझ पर विष फुंकार का प्रयोग किया तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। दरअसल मुझे स्नायु तंत्र की एक लाइलाज बीमारी है। 2 साल पहले डॉक्टरों ने मेरी बची उम्र सिर्फ 6 महीने बताई थी, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सिर्फ तुम्हारे विष फुंकार का कमाल है।
उसने मेरे स्नायुतंत्र को खराबी को दूर कर दिया। कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है प्रीमा, यानी ब्लैक कैट। खैर, यह मामला तो सुलझ गया, पर इस रेडिएशन युक्त बाढ़ का क्या किया जाए? अब बेचारे सांप चिल्ला रहे वहां, जिनका उसने वो बना रखा था डैम। जल्दी करो नागराज, एक तो यह रेडिएशन युक्त पानी हमारी शक्ति को नष्ट कर रहा है, और दूसरे अब यह ठंडा भी होता जा रहा है। सारे नाग सुसुप्तावस्था में पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो यह बांध टूट जाएगा। ओह, क्या करूं? मैं इस पानी को ना तो जमा सकता हूं और ना ही वापस ऊपर भेज सकता हूं, और अगर इसे छोड़ा तो श्रीनगर तबाह हो जाएगा। इस पानी का रुख मोड़ दो नागराज। रुख मोड़ दूं? पर कैसे? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं नागराज? पाइप का। ओह, मैं समझ गया। यह बात तो मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी ब्लैक कैट, लेकिन परेशानी में शायद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी यह काम पहले कर पाने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त सर्प नहीं थे। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सर्पों की बाढ़ निकलकर एक मोटे पाइप का रूप लेने लगी। अब मैं इस पाइप का रुख पहाड़ के दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, यानी यह पानी बहकर बिना आबादी वाले इलाके की तरफ निकल जाए। नागराज की कोशिश सफल हुई। नाग पाइप के जरिए पानी बहता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अपना काम करके सभी सर्प फिर से नागराज के शरीर में समा गए। अब सिर्फ एक ही काम बच गया है, पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देना है, ताकि वह इन आतंकवादियों को आकर समेट लें। नहीं नागराज, यह काम तो मामूली सा था। असली काम तो उस लड़के को रोकना है जो बेहात और कश्मीरा को लेकर यहाँ आया था। मुझे आभास हुआ था कि उस लड़के के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, और इन शक्तियों का प्रयोग दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था। सारी बातचीत मेरे सामने ही हो रही थी। मुझे पता है कि वह यहाँ से कहाँ गया है। मेरे ख्याल में हमको वहां जाकर जांच करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। उस लड़के की शक्तियां तो मैंने भी देखी थी, लेकिन प्लूटोनियम बम के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। हमको उस लड़के के इरादों का पता तो करना ही होगा। मैं एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ, आओ मेरे साथ। नागराज की मुसीबतें खत्म तो हो गई थी, लेकिन ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उस पर टैंक से हमला हो रहा था, राम राम राम। इन टैंकों से निपटने का कोई न कोई रास्ता जल्दी ही निकालना होगा, वरना जल्दी ही कोई न कोई गोला मेरे चिथड़े सिर पर लगे पत्थर के टुकड़े ने ध्रुव के होश उड़ा दिए। उसको आभास नहीं था कि टैंक की नाल उसकी तरफ तन चुकी थी। ध्रुव के चिथड़े उड़ा देने के लिए गोला दगा बड़ाम, लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंच नहीं पाया। चंडिका, तुम यहाँ कैसे आ गई? वैसे ही जैसे तुम आ गए। अब ये आने जाने का ध्यान छोड़ो और इन टैंकों से निपटने का उपाय सोचो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। 3 टैंक हैं, एक से तुम निपटो, दूसरे को मैं देखता हूँ, और तीसरे से बाद में मिलकर निपट लेंगे। चंडिका एक टैंक की तरफ लपक गई और ध्रुव ने अपना ध्यान दूसरे टैंक की तरफ मोड़ दिया। वह लड़का हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब हम क्या करें? चिथड़े उड़ा दो इसके, और अगर फिर भी न बच जाए, और अगर फिर भी बच जाए तो कुचल डालो इसको। लेकिन ना तो गोले ही ध्रुव के चिथड़े उड़ा पाए और ना ही पहिए उसको कुचल पाए। जो चाहता था वह तो मैंने कर दिया। मैं टैंक के बगल में आ गया हूँ और अब इसको नष्ट करने का उपाय करता हूँ। ये टैंक का फ्यूल टैंक है और इसमें छेद करने का काम मेरा एसिड कैप्सूल कर देगा। मैं टैंक के इतनी पास हूँ कि मुझे खत्म करने के लिए टैंक वालों को टैंक से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकल आया। अब तू जिंदा नहीं बचेगा लड़के। गोलियों से बचने के लिए टैंक से उछलकर दूर जाते जाते भी ध्रुव ने फ्यूल टैंक में हुआ वह छेद देख लिया था, जिससे टपककर पेट्रोल की एक धार दूर बहती जा रही थी। और गोली चलाओ, क्योंकि बगैर तुम्हारी गोली चलाए तो मेरा प्लान पूरा भी नहीं हो सकता। अब मैं टैंक से काफी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे लपककर पेट्रोल की यह धार पार करनी है, क्योंकि मुझे मारने के लिए चलती अंधाधुंध गोलियों में से एक न एक तो इस धार पर लगेगी ही, और लग भी गई। संभोल, बाहर कूद। और गोली से पेट्रोल में लगी आग इस धार से होती हुई फ्यूल टैंक तक पहुंच जाएगी। फ्यूल टैंक में लगी आग से टैंक एक धमाके के साथ फट पड़ा। ब्राम! ध्रुव का प्लान सफल हो गया था, और अब बारी चंडिका की थी। यह तो कोई लड़की है, यह कहां से आ गई? टैंक के आगे तनकर खड़ी है। लगता है इसको जान की परवाह नहीं है, तो फिर इसकी जान हम ले लेते हैं। लेकिन इस पर तोप का एक गोला क्यों बर्बाद करें? इसको जहन्नुम पहुंचाने के लिए तो एक गोली ही काफी है। तो चल, बाहर निकलते हैं टैंक से। आहा, मैं सोच ही रही थी कि तुम लोग गोली दागोगे या गोला। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खुद ही यह सस्पेंस खत्म कर दिया। सस्पेंस खत्म हो गया तो अब तो भी खत्म हो जा। बस तुझे तड़पा तड़पा कर मारें या एक झटके में खत्म कर दें, वह तुम लोग खुद ही तय कर लेना, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी तो भी तुम लोग सुन नहीं पाओगे। अभी अगर तुम कुछ सुन पाओगे तो सिर्फ मेरी अल्ट्रासोनिक मिसाइल। चंडिका ने अपनी बेल्ट के बक्कल के अंदर लगा अल्ट्रासोनिक सर्किट ऑन कर दिया, और दोनों गोरिल्ला सैनिक बंदूकें छोड़कर चिल्ला उठे।
उनके कानों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क को घातक तरंग के जोरदार तरीके से महसूस हो रही थी। पर उनकी यह दयनीय हालत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चंडिका ने उनके मस्तिष्क को अंधेरे में डुबो दिया था। कोई मदद चाहिए चंडिका? नहीं ध्रुव, तुम फटाफट टैंक में बैठो, मैं भी अभी आती हूँ। अब तीसरे टैंक से या दूसरा टैंक ही निपटेगा। तीसरे टैंक के अंदर बैठे विद्रोहियों की नजरें इसी लड़ाई पर गड़ी हुई थी। वे दोनों हमारे साथियों को बेहोश करने के बाद टैंक में घुस रहे हैं। इनके इरादे आखिर क्या हैं? ध्रुव और चंडिका के इरादे जल्दी ही स्पष्ट हो जाने वाले थे। तुम यह टैंक चला सकते हो या नहीं ध्रुव? मुझे टैंक चलाना तो आता है, पर यह टैंक मैंने कभी नहीं चलाया। लेकिन यह गधे टैंक चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। ध्रुव ने जल्दी ही निरीक्षण करके टैंक के कंट्रोल को समझ गया। अब मैं एक ही निशाने में इस तीसरे टैंक को बेकार कर दूंगा। नहीं ध्रुव, यह गलती मत करना। ये टैंक जहां से आए हैं वहां और भी हथियार हो सकते हैं। हमारा मुख्य इरादा इनके अड्डे का पता लगाना होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं इनको वापस करके इनके बिल की तरफ खदेड़ने की कोशिश करता हूँ। वही हुआ जैसा कि ध्रुव ने सोचा था। टैंक को भगा कर इन्हें दो टैंक वाले तो पिट गए, लेकिन हमको नहीं पिटना है। विद्रोहियों का टैंक बचने के लिए अपने अड्डे की तरफ भागा और ध्रुव का टैंक उनके पीछे। उधर ध्रुव विद्रोहियों से निपट रहा था और इधर मारिया के शरीर में स्थित गियोटो जीवो के शरीर पर कब्जा जमाए हिटलर के सामने पहुंच चुका था। आओ गियोटो आओ, तुम्हारे आने के संकेत मुझे मिल रहे थे। इससे मिलो। यह है मेरा वफादार वैज्ञानिक स्टिंडलर। इसकी आत्मा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसी से मुझे पता चला कि इसने अपना प्रयोग तो पूरा कर लिया है, लेकिन तब तक मैं आत्महत्या कर चुका था। अपनी जिंदगी का मकसद व्यर्थ जानकर इसने इस अंडरग्राउंड लैब के अंदर बम लगा दिया और यह लैब विस्फोट के नीचे दब गई। वह लैब इसकी कब्र बन गई, लेकिन इसका आविष्कार नहीं मरा। जानना चाहते हो इसका आविष्कार क्या था? ये वायरस टेली। इस वायरस के दो भाग हैं, मदर वायरस और चिल्ड्रन वायरस। इस छोटे सिलेंडर में है मदर वायरस और इस बड़े सिलेंडर में चिल्ड्रन वायरस भरा हुआ है। देखो, यह मदर वायरस मैंने पी लिया और अब बाकी दुनिया को पिलाऊंगा मैं चिल्ड्रन वायरस। ये दोनों वायरस मस्तिष्क में जाकर बैठ जाते हैं। ये मदर वायरस अब मेरे यानी जीवों के दिमाग में फिट हो गए हैं और जब इस चिल्ड्रन वायरस को मैं पृथ्वी के वातावरण में फैलाऊंगा तो यह हर जीवित प्राणी के सांसों से होता हुआ उन सब के दिमाग में प्रविष्ट हो जाएगा। इन दोनों वायरसों का आपस में विचार तरंगों द्वारा मेल रहेगा और मदर वायरस सारे चिल्ड्रन वायरसों का कंट्रोल करेगा, यानी मैं सारे पृथ्वीवासियों को कंट्रोल करूंगा। तेरा यह सपना मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा दुष्ट तानाशाह, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरे मंसूबे को पानी करने के लिए ही आया हूँ। तू भूल गया गियोटो कि अगर तेरे अंदर आत्मिक शक्तियां हैं तो मेरे अंदर भी शैतानी शक्तियां हैं, जो तुझसे निपटने के लिए काफी हैं। अच्छा हुआ कि तू अपने आप ही मेरे सामने आ गया, वरना तुझे ढूंढने में मुझे अपना समय बर्बाद करना पड़ता। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। भूमिगत प्रयोगशाला एक अंधा कर देने वाली चमक से भरने लगा। मारिया के शरीर में घुसी गियोटो की आत्मा हिटलर का मुकाबला कर तो रही थी, लेकिन शैतानी शक्तियां गियोटो पर धीरे धीरे भारी पड़ रही थी। जब तक अब मैं तेरी बेटी मारिया के दिमाग को शून्य कर दूंगा और फिर इस बेकार के शरीर के जरिए तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू भूल रहा है दुष्ट, मैं एक ओझा भी हूँ और मुझे इंसान के शरीर से भूतों को निकालना आता है। गियोटो मारिया की उंगली को तेजी से हवा में नचाने लगा और उस उंगली से निकलता हुआ धुआं हवा में जमकर एक तांत्रिक आकृति की रचना करके जीवों के शरीर को अपने घेरे में लेने लगा। यह क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। रोक रोक दे गियोटो इसको, मैं तड़प रहा हूँ। तड़प और तड़प दुष्ट। अब तुझको जीवों के शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा और तेरे आत्मिक रूप में बाहर निकलते ही मैं तुझको वहीं भेज दूंगा जहां से निकलकर तू इस लोक में आया है। जीवों के गले से निकलती भारी चीख की चित्कारों से लैब गूंजने लगी और फिर जीवो पस्त होकर बैठ गया। यह क्या हुआ? लगता है हिटलर की आत्मा शक्तिहीन हो रही है। गियोटो का ख्याल शायद सही था, क्योंकि अगले ही पल जीवो के गले से निकलती आवाज पतली हो गई थी। माँ, यह क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? यह तो जीवो की आवाज है, यानी मैं हिटलर की आत्मा को बाहर तो नहीं निकाल पाया, पर मैंने उसे शक्तिहीन कर दिया है। मैं तुझको अभी इस फंदे से बाहर निकालता हूँ बेटे। तुम्हारी आवाज मोटी क्यों हो गई है माँ? और मेरे बदन पर ये कपड़े कैसे आ गए? अभी बताती हूँ बेटा, आजा मेरे पास। आता हूँ, अभी आता हूँ मम्मी। अरे, यह तो हिटलर की आवाज।
हाँ, यह मेरी ही आवाज है मूर्ख। मैं सिर्फ शक्तिहीन होने का नाटक कर रहा था और तूने मेरे छलावे में फंसकर अपने तांत्रिक बंधनों को हटा लिया। असावधान गियोटो मारिया के शरीर के जरिए एक भीषण वार खाकर अपने होश खो बैठा। होश खो बैठा गियोटो। मैं तुझे मार तो नहीं सकता और जब तक तू इस औरत के शरीर में है तब तक इसको भी मार नहीं सकता, लेकिन मेरा यह वार खाकर तू काफी देर तक शक्तिहीन रहेगा और जब तक मैं अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लूंगा कि तू तो क्या परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मेरा सबसे बड़ा पहला काम इस चिल्ड्रन वायरस को धरती के वातावरण में फैलाना है। अगले ही पल पृथ्वी की सतह को तोड़ता हुआ जीवों का शरीर जब बाहर आया तो उसके हाथ में चिल्ड्रन वायरस से भरा हुआ सिलेंडर भी था, जिसकी किस्मत में एक पल बाद फट जाना लिखा हुआ था और वो फटाक सिलेंडर फट गया। जल्दी ही यह वायरस पूरी पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा और थोड़ी देर में इस वायरस का असर मानवों पर होना शुरू हो जाएगा और तैयार होने लगेंगे बिना शर्त मेरा तलवा चाटने वाले गुलाम। हिटलर की कुटिल योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और ध्रुव अभी इस कहर की जानकारी से भी अनजान था। हम बागियों के पीछे चल तो रहे हैं चंडिका, लेकिन एक टैंक के बोते पर उनसे निपट पाना मुश्किल होगा। शायद अब तक उनको आगे वाले टैंक द्वारा खबर हो भी चुकी होगी कि हम टैंक पर चढ़कर आ रहे हैं। नहीं ध्रुव, उसका एंटीना टूट गया है। वह इतनी दूर संचार तरंगे नहीं भेज सकता है। पर आहा, मिल गया रास्ता। वह मैसेज नहीं भेज सकता पर हम तो भेज सकते हैं। यह रहा रेडियो ट्रांसमीटर और यह रही इन विद्रोहियों के अड्डे की फ्रीक्वेंसी। अगले ही पल विद्रोहियों के हेडक्वार्टर में ट्रांसमीटर खड़खड़ाने लगा। हेलो हेडक्वार्टर, एक टैंक पर सैनिक कब्जा कर ओ कर। हेडक्वार्टर आता कर अर कट। इसका मैसेज है नवाज। शायद टैंक से आ रहा था। बहुत डिस्टरबेंस थी, पर इतना पता लग गया है कि सैनिकों ने टैंक पर कब्जा कर लिया है और वे उसी पर चढ़कर इधर आ रहे हैं। लेकिन अब वे सफल नहीं होंगे क्योंकि हमारे जाबाज साथियों ने हमको पहले ही मैसेज भेज दिया है। अब हम उनको आते ही उड़ा देंगे। एक मैसेज तो गया, अब टैंक वालों की बारी है। इनको भी टूटी फूटी अफगानी में उल्टा मैसेज सुना दो। हा हा हा, वाह चंडिका, मान गए तुमको। तुम दुश्मन को आपस में ही लड़ाने की योजना बना रही हो। और फिर आगे भागते टैंक का भी ट्रांसमीटर हरकत में आ गया। हेलो वफादार साथियों, हेडक्वार्टर पर कर सैनिकों का कब्जा कर कट। या अल्लाह, हेडक्वार्टर पर सैनिकों का कब्जा हो गया है और हम हेडक्वार्टर के इतनी पास आ गए हैं कि वापस भाग नहीं सकते। अब मुकाबला करना ही पड़ेगा। आ गए कुत्ते, दाग दो गोला। अगले ही पल दो टैंकों से गोले निकलकर करीम के टैंक की तरफ टपके और उस टैंक का पुर्जा पुर्जा हिल गया। ब्राम ब्राम। लेकिन अंदर घातक रूप से घायल हो चुकी गुरिल्ला सैनिकों को बिना बदला लिए मरना गवारा नहीं था। आह, अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन लेकिन हम इनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह टैंक बेकार जरूर हो गया है पर मैं अब भी गोला दाग सकता है। वे हम पर अब भी गोला दाग रहे हैं, मूर्ख कहीं के। टूटे टैंक से क्या खाक सही निशाना लगेगा? टूटे टैंक से सही निशाना लगना मुश्किल तो था, लेकिन निशाना वे टैंक थे भी नहीं। साए से निकला और वो चट्टान में जाके लड़ा। बम। अरे अरे, यह गोला तो हमारे ऊपर से होता हुआ गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर तो गोले बारूद का एक बड़ा भंडार मौजूद है। अगर यह गोला अंदर जाकर फट गया तो सब नष्ट हो जाएगा। और वो गोला अंदर जाके दग ही गया और जैसे ही दगा, एक भयंकर धमाके के साथ गुफा चट्टानों में बिखर गई। ध्रुव और चंडिका के वहां पहुंचने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ओह, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही तबाही मच गई। अगर मैं जानता कि इन आतंकवादियों का यह हाल होना है तो मैं कोई और योजना बनाता। तुमने किसी की जान नहीं ली है ध्रुव। वैसे भी यह शहर का अपराध नहीं, युद्ध है और इस युद्ध में आखिरी शहीद तुम दोनों होने वाले हो। ओह, कुछ गुरिल्ला सैनिक बच गए हैं और इतनी दूरी से इनका निशाना चूक पाना मुश्किल है, चाहे हम कितनी कलाबाजियां ही क्यों ना खा लें। ट्रिगर पर उंगली दबने लगी और ध्रुव टैंक की आड़ लेने को तैयार हो गया, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। सांप? सांप कहाँ से आ गए? सांप का तो एक ही मतलब होता है, नागराज। तुम यहाँ कैसे आ गए नागराज? और यह कौन है? इससे तो तुम हिमालय पर लड़ रहे थे। यह तुम्हारी पुरानी दोस्त ब्लैक कैट है ध्रुव। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं हिमालय पर था और इससे लड़ रहा था? जवाब में ध्रुव नागराज को सारी कहानी सुनाता चला गया। और फिर नागराज ने भी ध्रुव को प्लूटोनियम बम की तलाश में कश्मीर जाने और वहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ होने की दास्तान सुना दी। और फिर जब ब्लैक कैट ने मुझे उस लड़के के बारे में ध्यान दिलाया और उसके मिलने का स्थान यह बताया तो मैं अपने दोस्त राज के जरिए भारतीय कम्युनिकेशंस का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ गया। इस गुफा में हुए धमाके ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिया। हेलीकॉप्टर को यहाँ से थोड़ी दूर पर उतार कर हम धुएं का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए।
लेकिन यहाँ ना तो वह लड़का दिखाई दे रहा है और ना ही वह महिला जो तुमको यहाँ लेकर आई है। उसको मैं यहाँ के तबाह हो चुके सैनिक मुख्यालय पर छोड़कर आया था। वापस जाकर देखना होगा कि वहां पर आखिर क्या हुआ। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मददगार मारिया वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। जीवो, हवा में उड़ता हुआ। जीवो नहीं, हिटलर बोल। हिटलर महान। मैं यहाँ पर अपने गुलाम सैनिकों को एक नए सफर पर ले जाने आया था, लेकिन उनको नष्ट करके तुम लोगों ने अपने आप को हिटलर का दुश्मन साबित कर दिया है। यह दूसरी बार तुम लोगों ने मेरा रास्ता काटा है, इसलिए तुम लोगों की एक ही सजा है, मौत। अब मौत से नहीं घबराते, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। छोटे मुंह और बड़ी बात। चाहूं तो मैं अभी। अरे मूर्ख लड़कियों, हिटलर पर हमला कर रही हो, देख लिया नतीजा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चाहूं तो तुम लोगों को अपने गुलामों में शामिल कर लूं और चाहूं तो तुम्हारी आत्माओं को निकाल कर उड़ा दूं, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आदमी दम घुटने से मरता है दलदल में डूब कर। अरे, जमीन दलदली हो गई है और हम इसमें धंस रहे हैं। हा हा हा। देखा, मैंने तुम लोगों के लिए इस चट्टानी जमीन को एकदम असली दलदल में बदल दिया है। अब इसमें तुम दोनों डूबोगे और मैं आधे घंटे तक यहीं खड़ा रहूंगा, ताकि अगर तुम दोनों सांस बचाकर निकल जाओ तो तुम लोगों को फिर से डुबो दूं। नागराज, डूब जाने में भलाई है। इससे पहले कि मेरा दिमाग पढ़े, ध्यान से सुनो। नागराज और ध्रुव के दलदल में डूबते शरीर धीरे धीरे दलदल की कीचड़ के परत में ढकने लगे। पहले मेरी योजना अपने हथियारों और इन आतंकवादियों की सेना की मदद से हिंदुस्तान को फतह करने की थी, लेकिन वायरस टेली सही सलामत मिलने के बाद मुझे ना तो हथियारों की जरूरत रही और ना ही सेना की। अब हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। अगर तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे मजा ना आ रहा होता तो मैं दुनिया के गुलाम बनने का दृश्य तुम लोगों को जरूर दिखाता। नागराज और ध्रुव के शरीर दलदल में लुप्त हो गए और होठों पर मुस्कान लिए हिटलर आधे घंटे का समय गिनने लगा। 1797, 1798, 1799 और 1800। 1800 सेकंड हो गए, यानी आधा घंटा बीत गया। इतनी देर में तो कोई भी मर जाएगा, पर इनकी आत्माएं शायद बहुत तेजी से निकल गईं, क्योंकि मुझे जाते हुए नजर नहीं आई। शायद मैं गिनती गिनने में ज्यादा व्यस्त रहा होऊंगा। खैर, खेल बहुत हो गया, अब कुछ काम का काम किया जाए। इस आधे घंटे के दौरान वायरस टेली का असर दूर दूर तक फैल गया होगा, और नजदीक तो फैल ही गया है। यह इन दोनों कन्याओं को देखकर साफ पता चल रहा है। अब मैं बनने चलता हूँ इस दुनिया का तानाशाह, और ये दोनों लड़कियां होंगी मेरी पहली गुलाम। हा हा हा। हिटलर एक योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल चुका था, और उसको रोक सकने वाला एकमात्र शख्स अभी होश में ही आ रहा था। ओह, हिटलर के वार ने मुझे एकदम शक्तिहीन कर दिया था, लेकिन हिटलर गया कहाँ? मुझे अपनी शक्ति से उसका पता लगाना चाहिए। वह अपने पीछे आत्मिक कणों की एक लहर छोड़ता गया है, जो इस छेद से निकलकर यहाँ तक आ रही है, और यहाँ से, अरे, यहाँ तो भीषण तबाही मची हुई है, और यह दलदल यहाँ कहाँ से आ गया? जरूर यह हिटलर का ही किया हुआ है, क्योंकि उसकी तरंगे यहाँ तक भी आ रही हैं, पर दलदल क्यों? जरूर इसमें किसी को डुबोया गया है, पर किसको? और तभी जैसे गियोटो के सवाल के जवाब में नागरस्सी दलदल की सतह को छेदती हुई बाहर निकली, और उसके साथ ही दो और आकृतियां कीचड़ में लथपथ बाहर निकली। ध्रुव और नागराज भी। यह यहाँ पर कैसे? खैर छोड़ो, तुम लोग दलदल में डूब कर भी कैसे बच गए? इन सरकंडों की और ध्रुव के दिमाग की मेहरबानी से। हमने दलदल में डूबते ही इन सरकंडों को मुंह में पकड़ लिया था, और इनकी नालियों में ही हम लोग सांस लेते रहे। हिटलर असली दलदल बनाने के चक्कर में हमको खुद ही बचाने का रास्ता बता गया। तुम लोग तो हिटलर के चंगुल से बच गए, लेकिन यह दुनिया उसके शिकंजे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसने वायरस टेली को हासिल करके उसके मदर हिस्से को पी लिया है और उसके चिल्ड्रन हिस्से को वातावरण में फैला दिया है। इस वायरस टेली का जिक्र वह हिटलर भी कर रहा था। यह वायरस टेली आखिरकार है क्या? गियोटो, ध्रुव और नागराज को सब बताया चला गया। ओह, यानी चंडिका और ब्लैक कैट उसी वायरस के असर के कारण हिटलर के साथ चली गई हैं। लेकिन हम पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वायरस का असर इस इलाके में जो होना था वह हो चुका होगा। अब यहाँ के वातावरण में वायरस नहीं होंगे। इस बात की सच्चाई को तो पास के शहर जाकर तुरंत परखा जा सकता है। ठीक है, वहां पर हम अपनी साफ सफाई भी कर
लेकिन पास के शहर पहुंचते ही ध्रुव और नागराज सही में स्तब्ध हो गए, क्योंकि अपने शरीरों को साफ करने के बाद जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो पाया कि पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। न सड़क पर कोई जानवर नजर आ रहा है और न ही आसमान में उड़ता कोई पंछी। लोग बदहवासी में भागे हैं, जो चीजें जहां पर हैं वैसी ही पड़ी हुई हैं। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? इधर देखो, टेलीविजन चल रहा है और उस पर CNN का स्पेशल न्यूज बुलेटिन आ रहा है। अब तक हमारे पास सारे महाद्वीपों से समाचार आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी की आबादी इस आश्चर्यजनक रोग से पीड़ित होती जा रही है। हमारे कैमरामैन स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आश्चर्यजनक रोग से एकाएक रोगी संख्या शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग एकदम खाली हो गया है। हे देवकाल जी, तुम्हारा कहना एकदम सही था गियोटो। या तो मानव जाति अपनी तबाही की ओर जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की वजह से ही हिटलर इस लोक में आया है और अब मैं ही मुझे उसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस बार संकेत बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उस नीच ने अपनी ताकत लाखों गुना बढ़ा ली है। पर कैसे? संकेत उधर से आ रहे हैं, वह दुष्ट वही है। तो चलो वहीं चलकर उसे देखते हैं। मानवता के इस भक्षक को नष्ट करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों उस मोड़ की तरफ भागे जिसके पार एक ऐसा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था जिसे ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही सपने में भी उसका ख्याल किया था। भाई साहब, लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा है और लाशें ही उसके पैर हाथ सब बने पड़े हैं। मैं जो कुछ देख रहा हूँ वह सच है क्या? हाँ गियोटो, तो जो कुछ देख रहा है वह सच है। अपने असली रूप में तो मैं केवल इन मानवों के मस्तिष्क को ही नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से मैं अपना यह रूप बना सकता हूँ। अब इनके मस्तिष्क मेरे इतने करीब आ गए हैं कि मैं इन सब की मानसिक तरंगों का एक साथ प्रयोग कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे आसमान में घूम रहे सितारों के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। फिर तेरी शक्तियाँ मेरे सामने मच्छर के डंक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर का डंक भी किसी को मलेरिया करके उसकी जान ले सकता है। हिटलर, तू लाख कोशिशें कर ले, तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसा बोलकर गियोटो ने अपना वार कर दिया। गियोटो का वार सीधा अपने निशाने पर लगा। हा हा हा। और अपनी शक्तियां मुझे दे गियोटो। अब मेरे पास इतनी आत्माएं हैं कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियां सोख सकता हूँ और उनका पलट कर इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ऐसे। आह, तुम ठीक तो हो ना गियोटो? हिटलर बहुत शक्तिशाली हो गया है। मैं तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई रास्ता समझ में ना आए तब तक यहाँ से भाग लो। हम तो भाग लेंगे, लेकिन हिटलर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा गियोटो। भाई, हिटलर जो है बिल्डिंगें उठा के फेंक रहा है अब सीधा। क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं गियोटो? क्या हम भागते रहेंगे और यह हमको मारने के लिए हमारा पीछा करता रहेगा? एक तरीका है नागराज। मुझको मारिया के शरीर छोड़कर जीवों के शरीर में प्रवेश करके हिटलर को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मारिया का शरीर मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊं, और हिटलर मुझे जीवों के शरीर में उतनी जल्दी घुसने नहीं देगा। अगर मानव शरीर में प्रवेश करने में मुझे थोड़ी सी देर हुई तो मैं वापस दूसरे लोक में खिंच जाऊंगा, और जीवों के अलावा मैंने किसी और शरीर में प्रवेश किया तो वहां से मैं हिटलर की आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अगर तुमको ऐसा शरीर मिल जाए जो दूसरों के साथ हिटलर के शरीर में प्रवेश कर सके तो गियोटो, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा शरीर किसका हो सकता है? नागराज का। तुम नागराज के शरीर में प्रवेश कर जाओ और फिर नागराज अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को कणों में बदल लेगा। ऐसे तुम मानव शरीर के अंदर भी रहोगे और नागराज के कण जीवों में के शरीर में प्रवेश भी कर जाएंगे। नागराज अगर अपने शरीर को कणों में बदल ले तब तो बात बन जाएगी। वैसे तो मैं किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नागराज स्वयं मुझे अपने शरीर में आने की इजाजत दे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं गियोटो, ध्रुव यह भूल रहा है कि कणों वाली स्थिति में मैं सिर्फ 3 पलों तक ही रह सकता हूँ। उसके बाद या तो मुझे नाग रूप धारण करना पड़ेगा या अपने मानव रूप में वापस आना पड़ेगा। अगर मैंने 3 पलों तक ऐसा नहीं किया तो मेरे कण इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर मैं अपने असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी चिंता मत करो नागराज, मैं तुम्हारे शरीर कणों को बांधे रखूंगा। लेकिन ऐसा करने से ध्रुव अकेला पड़ जाएगा और हिटलर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा गियोटो, तुम अपना काम करो, पर जल्दी। हिटलर पास आता आ रहा है। गियोटो मारिया का शरीर छोड़कर नागराज के शरीर में प्रविष्ट होने की कोशिश करने लगा। आह, बहुत मुश्किल है नागराज, तुम अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अंदर खींचो। मैं तभी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा जब दोनों आत्माओं की शक्ति लगेगी।
काफी जद्दोजहद के बाद गियोटो नागराज के शरीर में प्रवेश करने में सफल हो गया। ठीक है गियोटो, अब मैं अपने शरीर को कड़ों में बदल रहा हूँ, तुम उनको बांधे रखने के लिए तैयार हो जाओ। नागराज का शरीर कड़ों में बदलने लग गया और हिटलर के कुछ समझ पाने से पहले ही दोनों जीवों के मुख द्वारा उसके शरीर में प्रवेश हो चुके थे। इस अचानक घटी घटना के बावजूद हिटलर ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे इसे बेहोश मारिया से दूर ले जाना होगा, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव भी आत्माओं की जमात में शामिल हो जाता, हिटलर का ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। जीवों के शरीर के अंदर। गियोटो, तू तो मारिया के शरीर छोड़कर जीवों के शरीर के अंदर कैसे आ गया? कैसे नहीं, क्यों पूछ दुष्ट। और उसका जवाब है, तुझे जीवों के शरीर से बाहर निकालकर तुझे तेरी सही जगह पर लेकर जाना है, मुझे नर्क में। मुझे यहाँ से ले जाने का ख्याल छोड़ दे गियोटो। मैं ना तो इस शरीर से बाहर निकलूंगा और ना ही तुझे इस जीवों के शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा। और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि लाखों आत्माओं की ऊर्जा है, और जल्दी ही मेरे पास अरबों आत्माओं की ऊर्जा होगी, और फिर परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद है ना, यह बात मैंने पहले भी कही थी, पर तब तू माना ही नहीं था। अब देख, तेरा पास तो मुझे बांध नहीं पाया, पर मेरा पास तुझे बंदी बनाकर ही रहेगा। इसकी शक्ति सचमुच असीमित हो गई है नागराज, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कहते हैं ईश्वर खुद कभी नहीं आता, बल्कि किसी न किसी को अपना साधन बना देता है। ऐसे बसते रहने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, मुकाबला करना होगा। लेकिन इस विराट राक्षस का मुकाबला करूं तो करूं कैसे? जैसे गियोटो ने मुझे बताया था कि इसकी मुख्य शक्ति वह वायरसों की टोली है, जो अपने मदर वायरस से इन मानवों के मस्तिष्क द्वारा संपर्क बनाए रखती है, और इसी शक्ति के कारण हिटलर द्वारा यह रूप बनाए रखना संभव हो पाया है। अगर मैं किसी तरीके से इस वायरस को निष्क्रिय कर सकूं, तो हिटलर के लिए यह रूप बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यह काम होगा कैसे? वैसे तो विषाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए उनके द्वारा संक्रमित वस्तु को जमीन में दबा दिया जाता है। ओह, समझ में आ गया रास्ता। जब वह वायरस इस क्षेत्र में फैल रहे थे, तब हम यहीं पर थे, लेकिन हम तक ये वायरस इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि हम जमीन के नीचे दबे हुए थे, दलदल के अंदर। इस वायरस के असर से इन मानवों के मस्तिष्क मानसिक तरंगे छोड़ रहे हैं। अगर यह सारे मानव मिट्टी से ढक जाएं, तो इन वायरसों का असर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। वैसे भी यह करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगले ही पल ध्रुव एक खास दिशा में दौड़ गया। अगर मुझे ठीक याद है तो इधर ही खुले नल से इतना पानी गिर रहा है कि जमीन कीचड़ में बदल गई। हिटलर भी ध्रुव के पीछे पीछे भागा और फिसलन भरी कीचड़ पर अपना संतुलन खोकर नीचे आ गिरा धड़ाम से। और जब हिटलर का विराट स्वरूप संभल कर खड़ा हुआ, तो वह पूरा कीचड़ में सन चुका था। ध्रुव का यह वार पूरी तरह से वायरस को निष्क्रिय नहीं कर पाया, परंतु उन सबके ऊपर लिपटी मिट्टी की मोटी परत ने उन सबके मस्तिष्क से निकलती मानसिक तरंगों में व्यवधान जरूर उत्पन्न कर दिया। और मानसिक तरंगों में आए इस अवरोध के कारण हिटलर का अन्य आत्माओं के संपर्क टूटने लगा और उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। यह क्या हो रहा है? बाकी आत्माओं से मेरा संपर्क कैसे टूट रहा है? मैं अकेला हो रहा हूँ? जरूर ध्रुव ने बाहर ऐसा कुछ किया है जिससे इनका बाकी आत्माओं से संपर्क कट रहा है। अब यह एक आत्मा है और हम दो। अब यह हमसे जीत नहीं सकता। इस बार गियोटो के पास से हिटलर निकल नहीं पाया। अब चलने का वक्त आ गया हिटलर। तेरे साथ साथ मैं इस मदर वायरस को भी जीवों के शरीर से बाहर निकालकर सूर्य की तरफ फेंक दूंगा, जहां यह अपने आप जलकर नष्ट हो जाएगा। अगले ही पल जीवों के मुख से 3 तरंगें एक साथ निकली, जिनमें से एक तो नागराज के रूप में बदल गई, दूसरी किरण की शक्ति उस मदर वायरस को लेकर सूर्य की तरफ बढ़ गई, और तीसरी किरण आकाश में लहरें बनाती हुई उसी भंवर में गायब हो गई। इन लोगों के अंदर का वायरस भी अब निष्क्रिय है। मैं चलता हूँ, विदा। यह गियोटो की आत्मा थी जो हिटलर को अपने साथ लेकर वापस परलोक पहुंच चुकी थी। मदर वायरस के नष्ट होते और हिटलर की आत्मा के जीवों के शरीर को छोड़कर जाते ही सब तेजी से सामान्य हो गया। हिटलर के विशाल रूप में शामिल चंडिका और ब्लैक कैट भी आजाद होकर बाहर निकल आई। हम सब एक के ऊपर एक क्यों चढ़े हुए हैं? ये क्या हो रहा है? सभी एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, और इनमें मारिया भी शामिल थी। यह क्या हो रहा है माँ? आओ मारिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना इतने सवाल उठेंगे कि इनका जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम लोग? और यहाँ पर कैसे? हम आपको वीटो के पास लेकर चल रहे हैं और बाकी सवालों के जवाब आपको रास्ते में मिल जाएंगे।
चंडिका और ब्लैक कैट को भी साथ लेकर सभी वापस राजनगर की तरफ बढ़ चले, एक तानाशाह की तानाशाही को शुरू करने से पहले ही खत्म करके। तो भाई ये था तानाशाह वाला पूरा एपिसोड। सॉरी, थर्ड पार्ट लाने में काफी टाइम लग गया, कुछ काम बिजी हो गया था मैं। और अगली बार जल्दी ही आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए हो सकता है कि पैसे कमाने का सोर्स भी बन जाए। तो स्टे ट्यून, बहुत काम का वीडियो आएगा अगला। जल्दी मिलते हैं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।